हाँ बेटा, तो स्टीफन्स लॉ में अपन ने देखा था बच्चों कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है क्या, रेट ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम यूनिट एरिया। अपन देखो बच्चों, इस रेट ऑफ हीट रेडिएशन है ना dq by dt या पर यूनिट एरिया, तो इसको मैं बोल दूं ए पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। ए रेट ऑफ हीट रेडिएशन को पावर भी तो बोल सकता हूं, पावर रेडिएटेड पर सेकंड में जो हीट निकलती है उसको पावर ही तो बोलते हैं बच्चों। तो पावर रेडिएटेड फ्रॉम यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। ये अपन ने कल लास्ट टाइम तक देखा था बच्चों, तो वो तो वो आगे था बच्चों सिग्मा टी टू द पावर 4, जहां सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू कितनी थी बोलो लो, एमकेएस यूनिट में 10⁻⁻8, ये 6776 देख लेना जो भी है। ओके बच्चों, अरे वो 67 या 76 जो भी है वो कोई बड़ी बात नहीं है ना, 10⁻⁻8 में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, फिर भी देख लेना। तो ये और टोटल एरिया से हीट रेडिएटेड, तो बोलो पावर रेडिएटेड, इसको बोलो टोटल पावर रेडिएटेड। हेलो, इसको मैं बोल दूं पावर रेडिएटेड फ्रॉम यूनिट एरिया, ये भी बोल सकता हूं पावर रेडिएटेड फ्रॉम यूनिट एरिया, फ्रॉम यूनिट एरिया, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। लो, रेट ऑफ हीट रेडिएशन पर यूनिट एरिया, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, और बोल दिया टोटल पावर रेडिएटेड, टोटल पावर रेडिएटेड। हेलो सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन कहां से शेयर होगी बेटा, वीडियो चल रहा है। हेलो हेलो, है ना, तो पावर रेडिएटेड, टोटल पावर रेडिएटेड ये हो जाएगा जिसमें एरिया भी मल्टीप्लाई होता है, यूनिट एरिया से ही हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, कल गलती करवाई थी मैंने यूनिट एरिया वाली, और टेम्परेचर में एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, कल दोनों बातें कर ली थी, याद आ गया? हाँ, अब आगे चलते बच्चों, सुनो, तो ये बातें हो गई थी। फिर अपन ने प्रीवेस्टो, तो प्रीवेस्टो ने बोला था आप हीट रेडिएट करने के साथ साथ एब्जॉर्ब भी करते हो, हर टेम्परेचर पर हर बॉडी हीट रेडिएट करने के साथ एब्जॉर्ब भी करती है, एब्जॉर्ब करती है सराउंडिंग के हिसाब से और रेडिएट करती है खुद के टेम्परेचर के हिसाब से। और अपन ने देखा था नेट हीट लॉस, याद है, ए dq by dt नेट लॉस, है ना, तो सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नोट टू द पावर 4, ये आया था क्या लो? हेलो, ये जहां टी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है, टी नोट सराउंडिंग का टेम्परेचर है। ओके, यस सर। यहां से अपने को बात करनी थी, दिस इज द स्टीफन्स एंड प्रीवेस्टोज लॉ, स्टीफन प्लस प्रीवेस्टोज लॉ, दोनों के मिला के स्टेटमेंट ये। ओके, तो मैं बोल दूं अल्टीमेटली हीट लॉस होना तब जीरो होगी जब किसी ऑब्जेक्ट पर गिरने वाली हीट, है ना, और रेडिएट होने वाली हीट इक्वल हो। बच्चों, आने वाली और जाने वाली इक्वल होगी, तो बोल दो बच्चों नेट हीट लॉस जीरो हो जाएगा। तो बोल दो, और ऐसा तब होगा जब दोनों टेम्परेचर सेम हो जाएंगे। तो बोल दो बॉडी का टेम्परेचर अल्टीमेटली सराउंडिंग के इक्वल हो जाता है, फाइनली ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग के इक्वल हो जाता है। अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है, अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है तो रेडिएशन ज्यादा निकलती है और एब्जॉर्ब कम होती है। इतनी बाहर निकलेगी इतनी एब्जॉर्ब होगी, और अगर ये ज्यादा है तो टेम्परेचर लगातार घटता रहेगा ऑब्जेक्ट का, और घटते 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 फाइनली ये भी टी नॉट हो जाएगा, और जब ये टी नॉट हो जाएगा तो देखो बाहर जाने वाली और ये दोनों इक्वल हो जाएगी। लो, यस सर। बोलो बच्चों, तो बोल दो बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट गर्म है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है, तो मैं बोल दूं रेडिएशन ज्यादा निकलेगी, एब्जॉर्ब कम होगी, और धीरे धीरे लॉस होते होते तो टेम्परेचर घटते घटते फाइनली दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर सराउंडिंग का ज्यादा है, कई बार होता है ना ठंडी चीज को रख दी अपन ने, जैसे 30 डिग्री 10 डिग्री का मेरा कोई फ्रिज में से निकाला हुआ ऑब्जेक्ट है, मान लो 10 डिग्री पर टमाटर है और बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो गिरेगी ज्यादा, हेलो, और निकलेगी कम।
बेटा 10 डिग्री के टमाटर को 30 डिग्री के एनवायरनमेंट में रखा तो बोल तो सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, तो 30 वाले से हीट गिरेगी और 10 वाले से जाएगी, तो बोल तो इस बार ये कम हो जाएगा और ये ज्यादा हो जाएगा। सराउंडिंग का ज्यादा टेम्परेचर तो ये हीट इस बार एब्जॉर्ब ज्यादा होगी, रेडिएट कम होगी। Yes, sir. तो मैं बोल दूं अगर एब्जॉर्ब ज्यादा होगी और रेडिएट कम होगी तो बोल दूं टेम्परेचर बढ़ेगा इसका, तो 10 से 12 15 20 तो बोल दूं बढ़ता जाएगा और बोल दूं अल्टीमेटली सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा। और मैं बोल दूं टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते बॉडी का टेम्परेचर T नोट के बराबर हो जाएगा। तो बोल दूं जब ठंडे ऑब्जेक्ट होता है तो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते सराउंडिंग के बराबर होता है, और जब ज्यादा गर्म ऑब्जेक्ट होता है तो घटते घटते सराउंडिंग के बराबर होता है। अल्टीमेटली T बराबर T नोट हो जाता है। ओके, तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई क्या सारी बात, कैसे टेम्परेचर बढ़ते घटते हैं। हेलो, बोलो बच्चों। हाँ, अब देखो इधर देखो, अब सुनना, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, अगर टेम्परेचर बच्चों बढ़ेगा घटेगा, सॉरी हीट लॉस होगी, तो बोल दो टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा। तो मैं बोल दूं अभी मैं मान रहा हूं इफ T इज ग्रेटर देन T नॉट, तो बोल दूं T अगर ए ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर तेज है, मैंने 80 डिग्री पर चाय गर्मा गर्म चाय सराउंडिंग में रखी, तो बोल दूं T अगर ग्रेटर है तो लगातार घटेगा। तो मैं बोल दूं टेम्परेचर घटने के लिए इसमें ml डेल्टा थीटा कर दूं। हेलो, ये dq है, ये तो रेट ऑफ हीट लॉस है बच्चों, ए पावर नेट पावर लॉस, तो बोल दूं उससे टेम्परेचर कम होगा T थीटा बाई dt। हेलो, और कम होगा तो माइनस लगा दूं, ये लगातार टेम्परेचर घटेगा ऑब्जेक्ट का अगर, तो मैं बोलता हूं माइनस dt बाई dt, जहां T टेम्परेचर, लो T टाइम है नीचे वाला, स्मॉल t टाइम है और कैपिटल T टेम्परेचर है, तो बोलता हूं बॉडी का टेम्परेचर लगातार घटेगा। हेलो, बोलो बच्चों। लेकिन सुनो, लेकिन न्यूटन यहां से न्यूटन पिक्चर में आया, उसने बोला ये कैलकुलेशन तो बहुत टफ है, ये दोनों कैलकुलेशन, ये दोनों फॉर्मूले तो बहुत टफ है। क्यों? क्योंकि पावर है 4 करनी है और वो एक बार भी 2 बार करनी है और फिर सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो यहां से न्यूटन ने बोला कि ये कैलकुलेशन तो बहुत टफ है। जैसे फॉर एग्जांपल सुनना, एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और सराउंडिंग है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो तो माइन्यूट सा टेम्परेचर डिफरेंस है, 27 और 30 में बहुत कम डिफरेंस है। बताओ बॉडी गर्म होगी या ठंडी? हेलो, हाँ गर्म होगी, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, तो मैं बोलता हूं ऑब्जेक्ट गर्म होगा, तो वो तो लगातार ऑब्जेक्ट गर्म होगा। लेकिन ये कैलकुलेशन सोच के देखो आप, ये 300 केल्विन और ये 303 केल्विन, आप 303 केल्विन की पावर 4 माइनस 300 केल्विन की पावर 4 करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। 303 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4, बहुत टफ कैलकुलेशन होगी। लो, तो मैं बोलता हूं बच्चों इस फॉर्मूले को अप्लाई करना प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, ये हमारी अप्रोच नहीं हो सकती। तो न्यूटन ने बोला कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम हो, सुनना न्यूटन ने क्या बोला इधर देखो, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, तो इफ देखो न्यूटन ने जो बात बोली बताता हूं, इफ T इज इक्वल टू T नॉट प्लस डेल्टा T, देख के बताओ क्या लिखा है। मैं बोलूं अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग से थोड़ा सा ज्यादा हो, डेल टी का मतलब डिफरेंस, और मैं बोलूं अगर थोड़ा सा ही ज्यादा हो, हेलो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बच्चों सराउंडिंग से थोड़ा सा ज्यादा हो, dt मतलब थोड़ा सा। सर व्हाट डू यू मीन बाय थोड़ा सा? इतना थोड़ा कि बाइनोमियल लग जाए। सर क्या मतलब वो इतना थोड़ा कि बाइनोमियल लग जाए? अभी अपन आगे बात करेंगे, कुछ चीज होती है जो समय के साथ समझ में आएगी। तो बोलो थोड़ा सा डिफरेंस हो, थोड़ा सा डिफरेंस, चुपचाप देखते जाना बच्चों, थोड़ी कैलकुलेशन है लेकिन इसका आउटपुट बड़ा जबरदस्त आएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर और सराउंडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो चलो अपन यहां से स्टार्ट करते हैं, इसको बाद में लिख देंगे। इधर देख, तो बोल दूं अगर थोड़ा सा डिफरेंस हो तो मैं इसको नेट हीट लॉस को लिख दूं सिग्मा ए, और मैं बोल दूं ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इस थोड़ा सा ज्यादा देन सराउंडिंग। हेलो, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग से थोड़ा सा ज्यादा, देखो
ए टी नॉट प्लस डेल्टा टी, बोलो लो। अरे टी की वैल्यू रख दी, बोलो बच्चों। यहां से टी कॉमन ले लूं, तो यहां से टी कॉमन लिया तो मैं बोलूं टी नॉट की पावर 4 बाहर आ गया, और यहां पे बन गया 1 प्लस डेल टी बाई टी नॉट। इसमें से टी नॉट कॉमन लिया, टी नॉट की पावर 4, फिर पूरे में से कॉमन ले लिया, तो बोल दो यहाँ पे टी नॉट कॉमन लिया पहले वाले में से, तो ये पावर 4, यहाँ से टी नॉट और -1, ये देखो यहाँ से टी नॉट कॉमन लिया तो डेल टी अपॉन टी नॉट, और टी नॉट की पावर 4, फिर पूरे में से टी नॉट की पावर 4 कॉमन ले लिया क्या। अब मैं बोलता हूँ बच्चों बाइनोमियल लगा सकता हूँ, तो बोल दो डेल टी इज मच लेस देन टी नॉट। हेलो, ये सराउंडिंग के टेम्परेचर से टेम्परेचर डिफरेंस बहुत छोटा हो, सराउंडिंग के टेम्परेचर के कंपैरिजन में डिफरेंस बहुत छोटा हो। याद है बाइनोमियल के 2-5%, 2 to 5%। हेलो, याद है 5% तक बाइनोमियल में एरर बहुत कम आती है। Yes, sir. जैसे सुनो, जैसे अगर ये 100 हो तो मैं बोल दूं ये 5 के करीब हो, 5 या उससे कम, ये कहना चाहता हूं। ओके सर, तो बाइनोमियल थ्योरम यूज करने पर इफ दिस देन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो लगाओ बाइनोमियल थ्योरम। क्या होती है बाइनोमियल थ्योरम? याद है पावर अंदर आ जाती है, तो कैलकुलेशन आसान हो गई। ए टी नॉट की पावर 4 और अंदर पावर आ गई, तो मैं बोल दूं ये 1 प्लस 4 डेल टी अपॉन टी नॉट -1, तो बोल दूं ये 1 से 1 गया, तो बोल दूं ये टी नॉट से गया, तो बोल दूं सिग्मा ए टी नॉट की पावर 3 और ये 4 बार ले लिया लो, और ये डेल टी, और मैं बोल दूं बच्चों इधर देखो 4 सिग्मा ए टी नॉट क्यूब, और डेल टी को लिख दो वापस टी माइनस टी नॉट। ये देखो यहां से डेल टी कितना है, डेल टी कितना है, डेल टी बराबर टी माइनस टी नॉट, तो रखो यार टी माइनस टी नॉट, तो बोल दो ये आ गया ये रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस। हेलो, तो बोल दो बच्चों रेट ऑफ हीट लॉस ये होता है, रेट ऑफ हीट लॉस ये होता है बच्चों 4 सिग्मा ए टी नॉट का क्यूब टी माइनस टी नॉट, दिस इज द रेट ऑफ हीट लॉस अकॉर्डिंग टू न्यूटन। हेलो, जब टेम्परेचर डिफरेंस छोटा हो तो न्यूटन ने बोला ऐसे काम करो। अब कितना आसान हो गया देखो, अब 303 और 300, तो मैं बोलूं ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 303, सराउंडिंग का 300, तो मैं बोलूं बच्चों डिफरेंस देखो 3 करेगा, ये तो 16 आसानी से हो गया, पावर 4 नहीं करनी पड़ी। हेलो, Yes, sir. और एक की 300 की पावर 3 तो कर दूंगा मैं, 300 की पावर 3 में तो कोई बड़ी बात नहीं है, 10 की पावर 6 अलग हो जाएगा, 3 की पावर 3 27 आ जाएगा, तो वो तो पूरा 16 होने जैसा हो गया। हेलो, लेकिन देखो बच्चों एक सुनो, कई लोगों के दिमाग में बात आ जाती है कि सर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 30 और सराउंडिंग का 27, तो सर डिफरेंस 3 का है। बिल्कुल सही बात है आपकी, डेल्टा टी 3 है, लेकिन सर सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 है, तो 27 और 3 तो कंपेरेबल है। देखो 3/27, ये मच लेस का है सर 1/9, लगभग 10% है। देखो 27 का 10% से भी ज्यादा है 3, 3 इज मोर देन 10% ऑफ 27, 27 के 10% से भी ज्यादा है 3, 11% के करीब है। तो बाइनोमियल कैसे लगा दी मैंने? तो फिर क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं मैं? हेलो, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट और ये डिफरेंस है दोनों का, बताओ क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं क्या? हेलो, Yes. क्यों कर सकता हूं? ये फॉर्मूला तो तब यूज होता है जब बाइनोमियल लगती है, जब ये बहुत छोटा होता है डेल्टा टी टी नॉट के कंपैरिजन में, डेल्टा टी टी नॉट के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है तो फॉर्मूला लगता है। अभी कैसे यूज कर सकता हूं मैं? कैसे हाँ पढ़ती तुमने? हाँ, वेरी गुड बच्चों, जब कंपैरिजन होगा ना बच्चों, तो ये डिफरेंस अपॉन टी नॉट ये केल्विन में होगा। सर फिर तो डिफरेंस भी केल्विन में लो, डिफरेंस तो चाहे डिग्री में लो चाहे केल्विन में सेम आता है। तो देखो डिफरेंस तो 3 डिग्री है, अभी डिफरेंस लोगे तो भी 3 है, और इनको केल्विन में कन्वर्ट करके डिफरेंस लोगे तो भी 3 है, तो बोल तो डिफरेंस तो 3 रहेगा, लेकिन टेम्परेचर को केल्विन में लिखोगे तो ये 300 आएगा। हेलो, और ये 303, तो बोल तो डिफरेंस तो अभी भी 3 है, लेकिन 3 और 300 है। अब देखो इसके कंपैरिजन में ये 1% ही है। लो, 300 का 3 1% ही होता है। हेलो, Yes. तो मैं बोलता हूं बच्चों आराम से 5% 15-20 डिग्री के डिफरेंस तक आराम से लगाओ ये फॉर्मूला।
और हम तो बड़े फॉर्मूले पे भी लगा देते हैं, थोड़ी बहुत एरर आएगी तो क्या हुआ, लेकिन कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी और ऑप्शन बहुत दूर दूर दिए हुए होते हैं, तो आप तो धड़ल्ले से लगाओ। तो मैं बोलता हूं हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे हम ध्यान ही नहीं देंगे और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाएंगे, मतलब हमारे लिए फॉर्मूला रहा ही नहीं, हमारे लिए तो फॉर्मूला ही ये बन गया। बच्चों समझ में आया क्या? फुल एंड फाइनल बात, तुम्हारे लिए फॉर्मूला ये है, हमारे लिए फॉर्मूला ये है। हेलो, हम इसको यूज ही नहीं करेंगे। Yep, sir. तो मैं बोल दूं, स्टीफन और प्रीवेस्टो ने मिलके जो बात करी थी कि नेट हीट लॉस ऐसा होता है, न्यूटन ने बोला ऐसा नहीं, मैं तो ऐसा काम में लूंगा। ओके? तो न्यूटन को भी अपने स्टूडेंट की चिंता थी कि वो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, तो न्यूटन ने एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला दिया। अब मैं बोलता हूं बच्चों, ये नेट हीट लॉस का फॉर्मूला है। बताओ इस इतनी हीट अगर कोई ऑब्जेक्ट लॉस करता है तो बताओ उसका टेम्परेचर किस रेट से घटेगा? तो बोलो बच्चों टेम्परेचर घटने की रेट, तो बोल दो ये तो रेडिएशन कितनी निकल रही है वो आया, और मैं बोल दूं रेडिएशन निकलेगी तो उसका टेम्परेचर घटेगा। तो मैं बोल दूं बच्चों हीट में और टेम्परेचर में रिलेशन Q बराबर ml डेल्टा थीटा होता है, याद कर मैंने कैलोरीमेट्री में पढ़ाया था। हेलो बोलो। Yes. बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर Q हीट रिजेक्ट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर Q हीट रिजेक्ट करता है तो उसका डेल्टा थीटा टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो बोलूं जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हीट रेडिएट करेगा मैं बोलूं उसका टेम्परेचर लगातार घटता जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखो बच्चों, तो बोलूं जैसे हीट लॉस करी, ये लॉस है हीट लॉस, क्योंकि मैंने इधर देखो लॉस क्यों लिख रहा हूं सर, क्योंकि मैंने देखो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर पहले लिखा, मैंने ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को ज्यादा माना है। हेलो, मैंने ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को बच्चों ज्यादा माना है, देखो ये देख, तो बोल लॉस होएगा, हीट गेन थोड़ी होगी, ऑब्जेक्ट लॉस करेगा और लॉस करेगा तो मैं लिख दूं ms डेल्टा थीटा यहाँ लिखो, तो बोल दो बच्चों ये आ जाएगा ms और टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो माइनस लगा रहा हूं, माइनस डी डेल थीटा बाई डेल टी या डी थीटा बाई डी टी कर दो। तो बच्चों इस तरीके से हीट लॉस होगा, ये पूरा लिखो ms डी थीटा बाई डी टी, और टेम्परेचर कम हो रहा है इसलिए माइनस लगा रहा हूं, माइनस डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 4 सिग्मा ए टी नोट की पावर टी नोट की पावर 3, यहाँ पे डेल्टा टी कर दो, यहाँ पे भी टेम्परेचर लिख दो लो, तो ये टी माइनस टी नोट लो, वो तो ये आया है और इसको ms को उधर भेज दो, तो मतलब बच्चों माइनस डी टी बाई डी टी। अच्छा मैं काम करूं टेम्परेचर को थीटा लिख दूं बच्चों, एक ही बात है, मैं पूरा टी को थीटा कर रहा हूं टेम्परेचर को, क्योंकि फील्ड टेम्परेचर की थीटा सी आएगी सिग्मा ए थीटा नोट की पावर 3 थीटा माइनस थीटा नोट अपॉन ms। हेलो, किताबों में ऐसा लिखा होता है माइनस डी थीटा बाई डी टी बराबर के थीटा माइनस थीटा नोट। आपने देखा होगा, ये आपने देखा हुआ लग रहा है क्या अब, या नहीं देखा? ये देखा या नहीं देखा कभी? माइनस डी थीटा बाई डी टी बराबर के थीटा माइनस थीटा नोट, दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बोलो Yes, sir. लॉ ऑफ कूलिंग। बोलो बच्चों, अरे इरिटेशन आएगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये है ही डेरिवेशन बहुत लंबी चौड़ी रामायण, पर जब इससे क्वेश्चन होंगे और इसकी इंपॉर्टेंस पता पड़ेगी तो मजा आ जाएगा, सारी थकान दूर हो जाएगी, सारा इरिटेशन गायब हो जाएगा। पहले समझो तो सुनो, एक बार वापस समराइज कर रहा हूं सारी बात को और चुपचाप सुनते रहो, थोड़ा पेशेंस रखो। तो मैं बोलता बच्चों, स्टीफन ने बोला था हर चीज हीट रेडिएट करती है हर टेम्परेचर पे, प्रीवेस्टो ने बोला भाई स्टीफन एब्जॉर्ब भी करती है, तो नेट हीट लॉस होगा रेडिएशन माइनस एब्जॉर्प्शन, तो रेडिएशन हो गया सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस सिग्मा ए टी टू टी नोट टू दी पावर 4, एब्जॉर्ब करेगी सराउंडिंग के हिसाब से, रेडिएट करेगी खुद के टेम्परेचर के हिसाब से। इसमें मैंने ऑब्जेक्ट को ब्लैक बॉडी माना है, 100% रेडिएशन जो गिरती है जो गिरती है वो सारी एब्जॉर्ब करता है और 100% रेडिएशन माना है मैंने। हेलो, हमने क्लास के सबसे टॉपर बच्चे की बात करी, जो मैं सिखा रहा हूं सब सीख रहा है और भाषण दे रहा है। हेलो Yes. हाँ, तो मैं बोलता बच्चों फिर टी की वैल्यू रखी टी नॉट प्लस डेल्टा टी और इसको सॉल्व करा, तो न्यूटन ने बोला कि अगर डेल्टा टी छोटा है तो इसकी सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन ये थी,
तो हीट रेडिएशन भी इससे कैलकुलेट करूंगा। तो बोलो अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो हीट लॉस होती है वो सिग्मा 4 सिग्मा एरिया टी नॉट की पावर 3 टी माइनस टी नॉट, टी और टी नॉट ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के टेम्परेचर है। ओके सर। उसके बाद न्यूटन ने बोला अगर कोई हीट नेट लॉस कर रहा है तो उसका टेम्परेचर घटेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो रेट ऑफ कूलिंग है। रेट ऑफ कूलिंग बोलते हैं टेम्परेचर घटने की रेट को। दिस इज रेट ऑफ कूलिंग। हेलो, दिस इज रेट ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ कूलिंग। हेलो, तो कूलिंग का मतलब बेसिकली टेम्परेचर घटने से होता है। हम बोलते हैं ना कोई चीज कूल कर रही है तो टेम्परेचर घटने को देखते हैं, हमारे को कोई मतलब नहीं वो कितनी हीट लॉस कर रहा है। ओके सर, आप एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। सर आप एक बात बताओ, इतनी रामायण आपने गाई, आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे सर हमारे को कि हीट लॉस का फॉर्मूला ये होता है, कूलिंग का फॉर्मूला होता है। नहीं सर, क्यों नहीं? क्योंकि बच्चों इसमें जो डेरिवेशन है ना उसके बीच बीच में जो काम की बात है उन्हीं पे न्यूमेरिकल बनते हैं। सर एक दो करा के बताता हूं। सबसे पहले समझना क्या बच्चों, रेट ऑफ कूलिंग। यस सर। चलो देखता हूं कितना समझ। हाँ, अरे नहीं आया ऐसा हमें लगता है। हम डेरिवेशन देखते हैं, हमें लगता है हमें समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन करते तब पता पड़ता है। आ जाओ बच्चों, 2 क्वेश्चन करते तब मालूम पड़ेगा। कई बच्चे होते हैं जो थ्योरी पढ़ के सोचते हैं कि हमें सब आ गया, क्वेश्चन नहीं करते, बोलो तो भी समझ में नहीं आती उनके। तो आ जाओ 2 क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, इधर देखो। तो मैं बोलता बच्चों ये यहाँ पे अब सुनो। हाँ, फिजिक्स में बच्चों थ्योरी को क्वेश्चन ही क्लियर करते हैं। इधर देखो। हाँ सुनना ध्यान से हो, सुनना ध्यान से। हाँ बेटा, एक ऑब्जेक्ट है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है बच्चों 50, और इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होने में 10 मिनट लगे। कितना टाइम लगा बच्चों 50 से 45 होने में? 10 मिनट। तो आपको ये बताना बच्चों 45 से 40 होने में कितना टाइम लगेगा? 50 से 45 होने में 10 मिनट लगे, तो 45 से 40 होने में कितना टाइम लगेगा? ए 10 मिनट, बी 8 मिनट, सी 5 मिनट, डी नन। करो, ट्राई करो। सुनो वापिस, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है बच्चों? हेलो, 30, और ऑब्जेक्ट का है 50। तो मैं बोलता हूं बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस 20 है, पर मैं आराम से धड़ल्ले से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये है 303, तो 303 के कंपैरिजन में 20 को मैं लगभग 5-7% चलेगा, 7% चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी एरर आएगी, चलेगी, क्योंकि टाइम बहुत दूर दूर है। करो, ट्राई करो, करो जैसा आपको आता है। कोई भी कर ले तो मुझे बताना कि सर मेरा ये आंसर आया। सुनो, इसको जैसे सोल्व करना वो मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं आपको। एवरेज मेथड होता है, एवरेज मेथड। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये फार्मूला यूज करना है, पर इसको यूज कैसे करना वो मैंने अभी नहीं पढ़ाया। हेलो सर, फिर क्वेश्चन क्यों दिया? क्योंकि मैं तो ये चेक करना चाहता हूं तुम्हारे में अक्ल कितनी है। सर कैसे बताता हूं? तो मैं बोलता हूं बच्चों इसको यूज कैसे करना वो मैंने अभी पढ़ाया नहीं। एवरेज मेथड बोलते हैं उसको। 2 तरीके होते हैं, एक एग्जैक्ट मेथड और एक एवरेज मेथड। दोनों बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दिमाग लगाओ। सर दिमाग कैसे लगाए? सुनना बच्चे, बता 50 से 45 बताओ कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है? बताओ ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना घटा? 5। बिल्कुल 5। अगले में बता 45 से 40 आप कितना घटा? 5। मैं बोलता हूं मैं दोनों बार सेम बात कर रहा हूं। पहले भी 5 घटा और अब भी 5 घटा। बोलो बच्चों। तो मैं बोलता हूं 2 बार 5 घटा है। हेलो, तो मैं बोलता हूं बच्चों 2 बार 5 घटा है। 1 मिनट बच्चों रुको। मैं बोलता हूं बच्चों 2 बार 5 घटा है।
हेलो, Yes, sir. अच्छा बता, बता न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है? मैं बोलूं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, इसको ऊपर लिख रहा हूं, देख ध्यान से देख। मैं बोलूं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ये बोलता है टेम्परेचर घटने की रेट। दिस इज, बताओ ये क्या लिखा है? क्या लिखा है ये? पढ़ के बता मुझे। Beautiful. रेट ऑफ कूलिंग यानी कि मैं बोलूं पर सेकेंड टेम्परेचर कम होने की रेट। डी थीटा इज टेम्परेचर चेंज, डी टी इज टाइम इंटरवल। अब माइनस मतलब कम होना, चेंज में भी दो होते हैं, बढ़ना और घटना। तो बोलूं ये माइनस की शो करता है कम हो रहा है, तो बोलूं बच्चों पर सेकेंड टेम्परेचर कम होने की रेट, टेम्परेचर कम होने की रेट, दिस इज टेम्परेचर कम होने की रेट। मैं बोलूं इज इक्वल टू के। ये के क्या है बच्चों? मैं बोलूं कांस्टेंट। याद करो इस के किसको लिखा था मैंने? मैं बोलूं के मैंने इसको लिखा था। देखो के किसको लिखा था? इसको। और इसके अंदर क्या क्या है? सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट। मैं तो एम ऑब्जेक्ट का मास यानी कि इस पानी का मास, तो मैं तो इस पानी का मास कांस्टेंट है, जो कंटेनर में ले लिया वो ले लिया। तो मैं तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। और एरिया, एरिया याद है वो सरफेस जहां से रेडिएशन निकल रही है, तो मैं तो यहां से रेडिएशन निकल रही है तो एरिया भी कांस्टेंट। हेलो हेलो, बोलो बच्चों। और मैं बोलूं ये एस भी कांस्टेंट, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। देखो एस स्पेसिफिक हीट और थीटा नॉट सराउंडिंग। याद है सराउंडिंग में आप बोली क्या तुम सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज कर दोगे? किसी दिन तुम्हारी इच्छा हुई आज हम तबाही मचाएंगे, तो क्या आग जला के सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 से 31 कर दोगे? तुम छोड़ 30.1 भी नहीं कर पाएगा। 30 से 31 छोड़ 30.1 भी नहीं कर पाओगे, इतना इनफाइनाइट है सराउंडिंग। हेलो, Yes. तो मैं बोलूं बच्चों हमारे हाथ में ये कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में तो सिर्फ इस ऑब्जेक्ट, इस छोटी सी चीज का टेम्परेचर है। ओके, Yes, sir. तो मैं बोल दूं बच्चों, सुनना, मैं बोल दूं बच्चों ये सारे कांस्टेंट थे जो बाहर थे, तो ये कांस्टेंट है। और मैं बोल दूं ये थीटा ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो बदलेगा, ये वेरिएबल है। माइनस थीटा नॉट ये भी हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में। आज टेम्परेचर कितना रहेगा, आज मौसम का तापमान इतना है, कृपया घर से बाहर ना निकले। ओके, तो बस अपन घर में बैठ जाते हैं, ऐसा थोड़ी एसी हाथ में लिए लिए चलते हैं। ओके, हाँ बोलो बच्चों। हाँ, तो मैं बोलता हूं बच्चों सराउंडिंग का टेम्परेचर, तो मैं बोलता हूं बच्चों जो रेट ऑफ कूलिंग है, जो रेट ऑफ कूलिंग है बच्चों, टेम्परेचर घटने की रेट में बोलता हूं ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्या मतलब? जितना थीटा ज्यादा होगा, जितना ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट टेम्परेचर थीटा ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, मैं बोलूं उतनी रेट ऑफ कूलिंग तगड़ी होगी। जितना थीटा ज्यादा होगा उतनी रेट ऑफ कूलिंग तगड़ी होगी। जितना ऑब्जेक्ट गर्म होगा उतना फास्ट रेट से कूल करेगा। हेलो, Yes, sir. मैं बोल दूं बच्चों ये ठीक उसी प्रकार की बात है जैसे कैंपर में भरा पानी। याद है कैंपर जब ज्यादा भरा होता है तो याद है फटाफट रेट से खाली होता है। याद करो कैंपर में जितने पानी की हाइट ज्यादा होती है उतनी फास्ट स्पीड से लिक्विड निकलता है नीचे से। हेलो, Yes. याद है आपकी पहली गिलास बहुत जल्दी से भर जाती है, सेकंड गिलास लेट भरती है, थर्ड गिलास और लेट भरती है। याद करो आपके गिलास भरने की रेट घटती जाती है, मतलब टाइम बढ़ता जाता है, रेट कम होती जाती है गिलास भरने की। क्योंकि याद है एक कैंपर से निकलने वाले पानी की स्पीड √2gh होती है। हेलो, जितना कैंपर में पानी की हाइट ज्यादा होगी उतनी स्पीड ज्यादा होगी। बस ऐसे ही रेट ऑफ कूलिंग टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जितना ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगी। जितना ऑब्जेक्ट गर्म होगा उतनी फास्ट रेट से कूल करेगा। यानी कि अगर मैं 80 डिग्री पर चाय की प्याली रखूं तो बताओ ये जल्दी रेट से कूल करेगी या 50 वाली? कौन सी चाय की प्याली, कौन सा चाय का कप फास्ट रेट से कूल करेगा? 80 वाला। 80 वाला। तो मैं बोलूं इस 80 वाले का टेम्परेचर 70 जल्दी होगा, 80 का 70 जल्दी होगा या 50 का 40? किसमें समय कम लगेगा? पहले वाले में 80 से 70 वाले में कम समय लगेगा, 50 से 40 में ज्यादा समय लगेगा क्योंकि रेट स्लो है। Yes, yes. बच्चों कुछ समझ में आया न्यूटन ने क्या बोला? बड़ी जबरदस्त चीज है। जितना ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी फास्ट रेट से कूल करेगा। गर्म चीजें जल्दी जल्दी ठंडी होती है, गर्म चीजों का टेम्परेचर फास्ट घटता है। इसीलिए बच्चों दलिया खिचड़ी मम्मी लाती और बोलती बेटा गर्मा गर्म खा ले रे,
और अपन 2 मिनट भी लेट होते तो मम्मी चिल्लाने लग जाती है कि फिर भाएगा ही नहीं। वो इसीलिए बोलती है मम्मी, क्यों? क्योंकि बच्चों बहुत फास्ट रेट से कूल होती है चीज, फिर वो थोड़ी देर में तो इतना जल्दी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा कि आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। हेलो, Yes, sir. याद है मम्मी, तुम्हारे घर में बेसन बनता है नहीं बनता पता नहीं, मतलब वो याद है, मम्मी बेसन बनाती तो बोलती है फटाफट फटाफट, जल्दी खा, नहीं तो वो बहुत जल्दी खराब होता है, जम जाता है। लो Yes, sir. चलो, तो सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमारे को। तो आप बताओ, आप करो, आप लगाओ दिमाग। अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, अभी सिर्फ मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का थोड़ा एनालिसिस करवाया। अब बता, 50 से 45 हुआ 10 मिनट में, तो 45 से 40, अगला 5 डिग्री घटने में ज्यादा समय लगेगा या कम? सुनो, वही बात, 80 से 70 हो गया मान लो 5 से 10 मिनट में, 80 से 70 हो गया बच्चों मान लो 10 मिनट में, तो बता 70 से 60 होने में कितना टाइम लगेगा? तो मतलब ज्यादा समय लगेगा क्योंकि रेट स्लो हो गई। हेलो, 70 से 60 होने में ज्यादा समय लगेगा, 12 मिनट लगेंगे 10 से ज्यादा, क्योंकि रेट स्लो हो गई कूलिंग की। हेलो Yes, sir. बेटा, खूब लॉजिकल क्वेश्चन पूछे एग्जाम में इस पे। तो मैं तो बच्चों, शुरू में रेट ऑफ कूलिंग फास्ट होती है, शुरू में रेट ऑफ कूलिंग फास्ट होती है, बाद में स्लो होती जाती है। शुरू में रेट ऑफ कूलिंग फास्ट होती है, बाद में स्लो होती जाती है। बोलो, तो सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो मैं बोलता हूं बच्चों, इधर देखो, तो बोलता हूं शुरू में अगर 10 मिनट लगे तो बाद में 10 से कम। लो, तो बोलता हूं जितना ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना फास्ट रेट से कूल होगा। हाँ, तो बोल दो बच्चों, शुरू में 10 मिनट लगे तो बाद में 10 से ज्यादा लगेंगे, शुरू में 10 मिनट लगे तो बाद में 10 से ज्यादा लगेंगे, क्योंकि रेट स्लो हो जाएगी, कूल करने की रेट स्लो हो जाएगी। ओके, Yes, sir. अगर चारों ऑप्शन में 10 से ज्यादा जो भी दिया वो टिक कर दूंगा, लेकिन अभी एक भी नहीं दिया था। ओके, चला जाओ, आप सुनते जाना चुपचाप। तो सर ये तो समझ में आ गई, करो ये नोट करो क्वेश्चन। शुरू में जब ऑब्जेक्ट टेम्परेचर थीटा ज्यादा होता है, ज्यादा, तब रेट ऑफ कूलिंग फास्ट, तब रेट ऑफ कूलिंग माइनस डी थीटा बाई डी टी फास्ट। ओके, ये फास्ट रेट से कूल करता है। ओके बच्चों, ठीक, चलो आगे, चलो इसका ग्राफ भी बना के देखते हैं। अब जब रेट ऑफ कूलिंग की, अच्छा एग्जैक्ट कितना आएगा, टाइम कितना आएगा, वो अपन आगे बढ़ेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ लॉजिक सिखाया आपको, एक आधा ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन और करते हैं, फिर ग्राफ बनाते हैं इसका कूलिंग का, एक कूलिंग कर्व बनाते हैं, उससे और आइडिया लगेगा। बेटा एक एक चीज को ढंग से क्लियर करो। ये देख, तेरे कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन देता हूं, एक देख, तेरे कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन देता हूं बच्चे। ये देख, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इसमें लगा टाइम T1, इसमें लगा T2, ऐसे 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 मच्छर क्वेश्चन, और सराउंडिंग का टेम्परेचर बच्चों 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको बताना T1 T2 में रिलेशन, A T1 इक्वल टू T2, B T1 इज ग्रेटर देन T2, C T1 इज लेस देन T2, D कांट से। बोलो जल्दी, फास्ट। सी, सही बात है, सी। क्यों? क्योंकि ये टाइम ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि स्लो रेट, स्लो रेट, और बोल दो यहाँ पे रेट ज्यादा थी क्योंकि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर यहाँ ज्यादा था, फास्ट रेट। लो, Yes, sir. तो बोल दो T1 टाइम कम लगेगा, T2 ज्यादा लगेगा। यस सर, चलो, तो सर ये लॉजिक तो समझ में आ गया हमारे को। तो सर ये लॉजिक तो हम कभी भी लगा देंगे। अच्छा अब आओ, हाँ इधर देखो, कूलिंग कर। तो अच्छा बताओ बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा टेम्परेचर है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है, तो मैंने बताया था ना ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर घटते घटते लास्ट में सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा। लो, Yes, sir. तो बोल दो ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है, तो बोल दो सुनो, मान लो सराउंडिंग 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 डिग्री, और मान लो ऑब्जेक्ट का है 60 डिग्री,
बताओ क्या होगा? तो बोल दो बच्चों 60 से स्टार्ट होगा इसका, ये ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊं तो 60 से स्टार्ट होगा, और बोल दो बच्चों 60 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होगा, और बोल दो बच्चों ये घटते 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 फाइनली कितना हो जाएगा बोलो? बोल बच्चा, बोल दो फाइनली 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। उससे कम थोड़ी होगा, याद है जब 30 डिग्री होगा तो आने वाली हीट और जाने वाली हीट इक्वल हो जाएगी। शुरू में रेडिएटेड हीट ज्यादा होगी, जब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 60 और सराउंडिंग का 30 है तो रेडिएशन ज्यादा निकलेगी, एब्जॉर्ब कम होगी। लो Yes, sir. Yes, sir. तो मैं बोलूं वो कूल करेगा, उसका टेम्परेचर घटेगा, सारा एनालिसिस करा दिया। तो बोलूं ये 60 है और ये 30 है, तो मैं बोलूं इसका टेम्परेचर लगातार घटेगा क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग होगी, और टेम्परेचर घटते 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 फाइनली 30 हो जाएगा, जीरो कभी नहीं होगा। मैं बोलूं सराउंडिंग के बराबर आ जाएगा, क्योंकि उस समय पर आना और जाना हीट रेडिएशन और हीट एब्जॉर्प्शन सेम हो जाएगी, रेट ऑफ हीट रेडिएशन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल हो जाएगी। ओके बता मैंने ग्राफ ऐसा क्यों बनाया, मेरे ग्राफ ऐसा क्यों नहीं बनाया, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनाया बता? हाँ शुरू में रेट ज्यादा होगी, अभी तो समझाया था रेट ऑफ कूलिंग, टेम्परेचर घटने की रेट शुरू में मैक्सिमम होगी, क्योंकि शुरू में ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मैक्सिमम है। तो बंधु रेट ऑफ कूलिंग कांस्टेंट नहीं होगी, टेम्परेचर घटने की रेट सेम नहीं रहेगी हर समय, शुरू में ज्यादा होगी। तो बंधु ग्राफ ऐसा बनेगा, लो बोलो बच्चों। Yes, sir. बोल बच्चे, देख लो सर ये क्या करा आपने, बताता हूं। मान ले 1-1 मिनट के इंटरवल बना दिए, यू कुछ भी इक्वल इंटरवल, देखो टाइम इक्वल है, T0 2T0 3T0 4T0, एक फिक्स टाइम इंटरवल T0 T0 T0। तो देखो शुरू में टेम्परेचर कितना खतरनाक बेटा, ये देख, फिर उसके बाद देखो ये इतना घटा, उसके बाद देखो ये ले इतना घटा, उसके बाद देखो इतना घटा। लो देख शुरू में टेम्परेचर सबसे ज्यादा घटा, देख बोलो, क्योंकि शुरू में रेट ऑफ कूलिंग मैक्सिमम होगी, बाद में कम हो गई, फिर और कम हो गई, तो मतलब शुरू में टेम्परेचर सबसे तेजी से घटता है। ये कर्व भी यही बता रहा है और मेरा एनालिसिस भी यही बता रहा है कि जितना ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगी, उतनी फास्ट रेट से कूल करेगा। ओके हेलो Yes, चलो sir. करो, यहां तक नोट करो फटाफट, उसके बाद और कंसेप्ट क्लियर करते हैं, और कंसेप्ट। तो ये ग्राफ हो गया बच्चों रेट ऑफ कूलिंग, इसको बोलते हैं कूलिंग कर्व। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? कूलिंग कर्व। मैं बोलता हूं एक्सपोनेंशियल डीके है एक तरीके से। हेलो बच्चों ये एक्सपोनेंशियल डीके मतलब एक्सपोनेंशियल कूल कर रहा है, कूलिंग कर्व, कूलिंग कर्व इज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल कर्व होता है। हेलो Yes, sir. शुरू में जल्दी रेट से कम होता है, बाद में धीरे धीरे, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। ओके सर, तो यहां तक नोट करो। चलो अब आगे आ जाओ, इधर देख अभी और कंसेप्ट है इसमें। हाँ तो सर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमारे को, अब आगे देख। हाँ अभी तो देखो बच्चों, सुनाओ। हाँ अब देखो हाँ ये दोनों आइडेंटिकल है स्फीयर दिखने में,
ए दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं क्या? हेलो बच्चों, Yes, sir. एक जैसे दिख रहे हैं क्या दोनों स्फीयर? Sir. हाँ, इसका टेम्परेचर है बच्चों 350 केल्विन, इसका भी 350 केल्विन और सराउंडिंग वही 300 केल्विन। बताओ ये गर्म होंगे या ठंडे दोनों स्फीयर? इनका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? कम होगा। कैसे पता पड़ा कम होगा? क्योंकि सराउंडिंग का कम है, इनका ज्यादा है, तो रेडिएशन ज्यादा निकलेगी, एब्जॉर्प्शन कम होगा तो ठंडे होंगे। ओके, हेलो, हाँ अब सुनो, इधर देखो, सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। अब सुनना, पहला रेशो ऑफ नेट हीट लॉस ए डी क्यू बाई डी टी, ए डी थीटा नहीं है, डी क्यू है, डी क्यू बाई डी टी नेट फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड स्क्वायर, फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड स्क्वायर। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, दोनों के लिए नेट हीट लॉस का रेशो क्या होगा? लो, तो इसको एक काम करो 320 कर दो, चलो ज्यादा मत, डिफरेंस ज्यादा मत लो। अरे पहली बात तो धड़ल्ले से फॉर्मूला लगाओ। हाँ अब बताओ नेट हीट लॉस का रेशो। अब सुनना बच्चों, इधर देखो, और सेकेंड रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग क्या मतलब है? माइनस डी थीटा बाई डी टी। यहाँ पे टेम्परेचर कम होने की बात कर रहा हूं मैं, फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड स्फीयर, फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड स्फीयर, फर्स्ट एंड सेकेंड स्फीयर। बोलो, बताओ दोनों क्वेश्चन सेम है या अलग अलग है? हेलो, Different. सेम है अलग अलग है? एक में हीट लॉस का रेशो पूछ रहा हूं मैं और एक में कूलिंग का रेशो पूछ रहा हूं, दोनों अलग अलग बातें। ऐसा जरूरी नहीं है जो हीट ज्यादा लॉस करे वही कूल फास्ट हो, कोई जरूरी नहीं है। या दोनों के हीट रेडिएशन का रेशो अगर सेम आए तो कूलिंग का रेशो सेम हो, सेम जरूरी नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो? बताता हूं, याद करो, मैंने भी फॉर्मूला डिराइव किया था, उसमें याद करो बच्चों, डी क्यू बाई डी टी क्या आया था, मैं याद दिलाता हूं। जब डी क्यू बाई डी टी लिखा था बच्चों, तो वो आया था 4 सिग्मा ए टी नोट का क्यूब, 4 सिग्मा ए टी नोट का क्यूब, टी माइनस टी नोट ही आया था। लो, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. उसमें एम और एस नहीं आए थे, याद करो। मैंने स्टार भी लगाया था, मैंने कहा था बच्चों ये फॉर्मूला याद रखना। अब देखो दोनों फॉर्मूले में अंतर बता रहा हूं। ये तो था बच्चों नेट हीट लॉस, नेट हीट लॉस या नेट रेट ऑफ नेट हीट लॉस, रेट ऑफ नेट हीट लॉस, इसमें आना जाना दोनों हो गया। हेलो, रेट ऑफ नेट हीट लॉस, ये हो गई रेडिएटेड हीट पहली वाली और दूसरी वाली हो गई एब्जॉर्ब वाली। तो ये नेट हीट लॉस में सिर्फ एरिया आया था और सराउंडिंग और ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर आए थे। तो बोलूं ये टेम्परेचर तो सेम थी, देखो दोनों जगह ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम, सराउंडिंग का दोनों के लिए सेम, तो बोलूं इनमें तो कोई अंतर ही नहीं है, तो फिक्स है सबके लिए। बोलूं सिर्फ एरिया अलग है, देखो। हेलो, और एरिया भी सेम है, चलो वो बाद में देखते हैं। तो मैं बोलूं बच्चों एरिया का वेरिएशन आ सकता था। अच्छा, कूलिंग के लिए क्या आया था? बोलो रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला क्या आया था? तो बोलूं याद है, इस क्यू की जगह एमएस डेल्टा थीटा लिखा था, एमएस उधर क्या था? तो बोलूं ये आया था सिग्मा ए टी नोट क्यूब अपॉन एमएस, याद करो। लो, याद करो, यहाँ एमएस एक्स्ट्रा आया था। तो बोल दो जो रेट ऑफ कूलिंग में नीचे एमएस और आ जाता है। तो अब सुनना, इधर देखो, हीट लॉस dq by dt is proportional to area, और बोल दो जो d theta by dt rate of cooling net heat loss is proportional to area, और d theta by dt rate of cooling is proportional to area upon ms, इसमें ms और आ जाता है।
हेलो हेलो, मैं बोलता हूं बच्चों ये रेट ऑफ कूलिंग में मास पे भी डिपेंड करती है। तो मैं बोलता हूं दोनों का एरिया सेम है, देखो ये दोनों का एरिया सेम है, देखो 4πr²। तो मैं बोलता हूं यहां से रेडिएशन सेम निकलेगी, ये दोनों जगहों से रेडिएशन सेम निकलेगी, देखो। तो मैं बोलता हूं बच्चों नेट हीट लॉस सेम आएगी, क्यों? क्योंकि एरिया सेम है। तो मैं बोलता हूं बच्चों एरिया सेम, सॉल्यूशन में लिख रहा हूं। बच्चों यहां तक नोट करो, इसको हटा रहा हूं पहले मैं, फिर सॉल्यूशन लिखूंगा। नोट करो यहां तक, कर लिया? हेलो, Yes, sir. हाँ तो इधर देखना, मैं बोलता हूं बच्चों एरिया सेम है दोनों जगह। हाँ एरिया सेम, तो बोलो बच्चों ए डी क्यू बाई डी टी 1:dq/dt 2, बोलो क्या आएगा रेशो? तो बोलो ये 4 सिग्मा ए की जगह 4πr² और टी नोट क्यूब टी माइनस टी नोट इसका और उसका दोनों का सेम है, देखो 4 सिग्मा 4πr²। कोई भी चीज चेंज नहीं हुई, देखो टी नोट क्यूब और टी माइनस टी नोट, देखो सारी चीजें दोनों स्क्वायर के लिए सेम है 1:1। हेलो, तो दोनों से रेडिएशन सेम रेट से निकल रही है, दोनों पर सेकंड 10-10 जूल हीट रेडिएट कर रहे हैं, मान लो। बोलो ए दोनों का दोनों नेट हीट जो रेडिएट कर रहे हैं या जो नेट हीट लॉस कर रहे हैं वो सेम रेट से कर रहे हैं, दोनों से 10-10 जूल नेट हीट निकल रही है। तो हम तो दोनों ठंडे सेम रेट से होंगे, दोनों सेम हीट रेडिएट कर रहे हैं, दोनों के नेट हीट लॉस सेम है, तो वो तो ठंडे भी सेम रेट से होंगे। क्या मेरा ये स्टेटमेंट सही है कि ठंडा भी सेम रेट से होगा, टेम्परेचर भी सेम रेट से घटेगा? नहीं, नहीं, टेम्परेचर घटना दो और बातों पे डिपेंड करता है, एम और एस। और मैं तो दोनों का एस सेम है, देखो दोनों का एस सेम है, तो मैं तो सिर्फ एम बचा। तो मैं तो जिसका मास ज्यादा होगा वो स्लो रेट से कूल करेगा। सही बात है। एक तो सुनो, एक स्फीयर का मास 10 ग्राम है और दूसरे का 20 ग्राम है, तो वो तो 10 ग्राम स्फीयर 1 डिग्री टेम्परेचर कम करेगा, तो और 20 ग्राम स्फीयर 1 डिग्री कम करेगा, तो 20 ग्राम वाला दो गुना हीट देगा। 10 ग्राम वाला 1 डिग्री कम करने में जो हीट देगा, 20 ग्राम वाला 1 डिग्री कम करने में डबल हीट देगा, क्योंकि ml डेल्टा थीटा में m भी आता है। तो वो तो जिसका मास ज्यादा है वो 1 डिग्री कम करने पर ज्यादा हीट देता है। लो, इस बात को ही समझो, सुनो इस बात को ही समझो, एक कमरे में 100 बच्चे हैं, दूसरे कमरे में 200 बच्चे हैं, तो वो तो दोनों जगहों से 1-1 रुपए की क्वांटिटी आई, तो वो तो 100 बच्चे वाले रूम से 100 रुपए आएंगे और 200 बच्चे वाले रूम से 200 रुपए आएंगे। तो वो तो जहां बच्चे ज्यादा होंगे वहां क्वांटिटी भी ज्यादा, तो बस हर मास स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है बताओ? एस का मतलब क्या होता है? 1 ग्राम का 1 डिग्री टेम्परेचर कम होने में हीट रिलीज, तो वो तो दोनों जगह सेम हीट, 1 डिग्री कम होने में 1 ग्राम का सेम हीट निकलेगी। और वो तो यहाँ ग्राम डबल है, देखो इसका मास डबल है क्योंकि डेंसिटी डबल है, देखो वो तो इसका मास m बराबर रो इंटू 4/3πr³ और वो तो बच्चों वहां पे 2 रो इंटू, तो वो तो इसका वॉल्यूम सेम है दोनों का, तो वो तो बच्चों वॉल्यूम सेम है, तो इसका मास देखो m डैश वो तो डबल होगा क्योंकि डेंसिटी डबल है, तो सेकंड स्क्वायर की डेंसिटी डबल है तो मास डबल होगा। हेलो, और मैं बोलता हूं बच्चों जिसका मास ज्यादा है, जिस क्लास में बच्चे ज्यादा हैं वो आधे रुपयों में भी सेम क्वांटिटी कर देंगे। तो वो तो यहां से 10 जूल हीट पर सेकंड निकल रही है, तो मैं बोलूं यहाँ m मास की क्वांटिटी है, तो मैं बोलूं यहाँ 2m मास की क्वांटिटी है, तो मैं बोलूं यहाँ पे मास डबल है, तो मैं बोलूं बच्चों मास डबल है तो आधा टेम्परेचर ही कम होगा यहाँ, तो मैं बोलूं यहाँ पे जो dθ/dt होगा पहले स्फीयर का, तो यहाँ देखो dθ/dt फर्स्ट स्फीयर का इस टू dθ/dt, सेकंड स्फीयर का माइनस लगा दो क्योंकि कम हो रहा है, ये टेम्परेचर घट रहा माइनस लगा दो, तो बोलते बच्चों यहाँ पे एरिया अपॉन सिग्मा m इंटू एस, बोलते यहाँ पे आ जाएगा बच्चों एरिया अपॉन m डैश इंटू एस, एस और ए सेम है, और मैं बोलता बच्चों यहाँ पे m आएगा रो इंटू वॉल्यूम, और यहाँ आएगा बच्चों 2 रो इंटू वॉल्यूम, मैं बोलता यहाँ पे डबल मास आया तो बोलता 2:1, जिसका मास कम है वो डबल रेट से कूल करेगा। मैं बोलता हूं जिसका मास कम है उसमें इसमें 1 डिग्री टेम्परेचर कम होगा बच्चों, तो यहाँ पे 2 डिग्री कम होगा। हेलो,
वहां 1 डिग्री कम होगा था, यहाँ 2 डिग्री कम होगा। Yes, sir. बच्चों दोनों ने सेम रेट से हीट दी, फिर भी ठंडा कम मास वाला जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि कम मास में हर मास को डबल डबल टेम्परेचर कम करना पड़ेगा अपना। ओके Yes, sir. बच्चों, जिसका मास कम वो फास्ट रेट से कूल करता है। हेलो हेलो, हाँ Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन करो, इसमें करो, यहां तक नोट करो। कर लिया क्या? Yes, sir. एक क्वेश्चन और करके बताओ ऐसा। ये सोचना ढंग से, वही दोनों चीजें जो अभी पूछी वही पूछ रहा हूं। रेट ऑफ कूलिंग और टेम्परेचर डिक्रीमेंट, दोनों के फॉर्मूले में ये चीजें आती है, साइड में लिखी मैं रख रहा हूं। आइए तो देखो, ये भी कॉपर का स्फीयर है बच्चों, और ये भी कॉपर का है। सुनना, और ये 300 केल्विन है, और ये 310 केल्विन। हाँ, एक क्वेश्चन और तुम करो। पहला, dq बाई dt का रेशो। सेकेंड, कूलिंग का रेशो। हाँ बोलो। अच्छा, कूलिंग का रेशो है, सॉरी नेट हीट लॉस का रेशो किस पे डिपेंड करता है? Area. ओनली एरिया पे। बाकी तो टेम्परेचर है, तो दोनों ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर सेम, सराउंडिंग का सेम, तो बोल दो बच्चों टी और टी नॉट तो सेम है, तो बोल दो बच्चों रेट ऑफ कूलिंग का रेशो इधर देखो, ए dq बाई dt इज टू dq बाई dt। और बोल दो ये सेकंड स्क्वायर की बात चल रही है फर्स्ट की, तो बोल दो बच्चों ये आ जाएगा एरिया, सिर्फ एरिया, तो बोल दो यहाँ आएगा 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा बच्चों 4 पाई 2 r का स्क्वायर, और बोल दो बच्चों ये रेशो लूंगा तो 1:4। हेलो, तो बोल दो 1:4, वो 4 गुना रेट से कूल करेगा, सॉरी 4 गुना रेट से नेट हीट लॉस करेगा। ये वाला जो स्फीयर है वो 4 गुना रेट से नेट हीट लॉस करेगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया 4 गुना है, और जितनी बड़ी सरफेस उतना फास्ट रेट से कूल करता है, उतना फास्ट रेट से हीट रेडिएट करता है। बार बार कूल बोल रहा हूं, हीट रेडिएट करता है, नेट हीट रेडिएट या लॉस करता है। लो, क्योंकि रेडिएट भी 4 गुना करेगा और एब्जॉर्ब भी 4 गुना करेगा, तो नेट हीट लॉस 4 गुना होगा। ओके, अरे फेंकेगा भी ज्यादा, खींचेगा भी ज्यादा, और डिफरेंस 4 गुना रहेगा पहले से। ओके, Yes, sir. अब आ जाओ। ये तो हो गया पहले का आंसर। सेकंड बोलो, तो मैं बोल दूं इससे हीट अगर x निकलती है नेट, तो बोल दूं इससे 4x निकलती है, तो एक कॉमन सोच तो यही आ रही है, ये जल्दी जल्दी कूल करेगा। मेरी जो कॉमन सोच आ रही है ना बच्चे, वो तो यही आ रही है कि ये 4 गुना रेट से ज्यादा तेजी से कूल करेगा, मतलब इसका टेम्परेचर जल्दी जल्दी घटेगा। पर आपको जान के काजू का टेम्परेचर डिक्रीज होने की रेट इसकी ज्यादा आएगी। जो कम हीट दे रहा है वो ज्यादा रेट से ठंडा होगा। हेलो, क्योंकि इसको mass हाँ, क्योंकि उसका मास 8 गुना कम है। सुनो, एक रूम में 2 रूम से कॉन्ट्री आई, एक रूम से 1000 आई और दूसरे रूम से 4000 आई, तो तुमने प्रेडिक्ट कर लिया कि 4000 वाले बच्चों ने पर की जेब ज्यादा खाली हुई। गलत प्रेडिक्शन है आपका। नो डाउट कॉन्ट्री 4 गुना ज्यादा आई, पर आप ये भी तो देखो बच्चे कितने हैं, पता पड़ा वहां पे बच्चे 4 गुना है, तो बच्चे 4 गुना होंगे तो मैं बोलूं दोनों रूम से सेम रुपया आया हर बच्चे से, तभी तो 4 गुना बच्चों ने 4 गुना ज्यादा पैसा दिया। तो बच्चों हीट का लॉस होना एक अलग बात है और टेम्परेचर का कम होना एक अलग बात है, दोनों डिफरेंट बात है। तो मैं बोल दूं एक रूम से जो क्वांटिटी आई 1000 रुपए, दूसरे से 4000 आई, और बच्चे अगर 8 गुना थे दूसरे रूम में, तो बोल दूं पर बच्चे की जेब आधी खाली हुई। बच्चे अगर 8 गुना थे तो जेब आधी खाली हुई है, पहले रूम से जेब डबल खाली हुई है। ओके, Yes, sir. तो बच्चों कूलिंग की रेट बहुत अलग चीज है,
आ जाओ देखते रेट ऑफ कूलिंग। तो मैं बोल दूं बच्चों ये दोनों कॉपर सेम बिल्कुल मटेरियल सेम है तो स्पेसिफिक सेम हो गई, ये दोनों का एस सेम हो गया और मैं बोल दूं डेंसिटी भी सेम हो गई रो। और अगर डेंसिटी सेम हो गई तो इसका मास अगर m है क्योंकि इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है और तो मैं बोल दूं इसका मास m डैश बराबर 8m होगा। सर क्यों 8m? क्योंकि इसका वॉल्यूम 8 गुना होगा, देखो रेडियस डबल है और 4 बोलो बच्चों उसका मास 8m होगा क्योंकि रेडियस डबल है तो वॉल्यूम 8 गुना होगा। बोलो Yes, sir. बच्चों रेडियस डबल होती है तो वॉल्यूम 8 गुना हो जाता है क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। Yes, sir. चलो आ जाओ। तो बोल दो बच्चों यहाँ पे रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो देखो माइनस डी थीटा बाई डी टी वन इज टू माइनस डी थीटा बाई डी टी टू। तो देखो कितना आएगा। तो मैं बोल दूं बच्चों ये आ जाएगा बच्चों ए अपॉन एम इंटू एस इज टू ए की जगह ए यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर। तो बोल दूं चलो ए ही लिख दो। तो बोल दूं यहाँ 4 है, एरिया 4 टाइम्स हो गया और मास 8 टाइम्स हो गया। थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया एरिया 4 टाइम्स हो गया तो हीट लॉस 4 गुना हो गया। लेकिन मैं बोलता हूं बच्चों कूलिंग में एम और एस भी आता है तो मैं बोलता उसका मास 8 गुना। तो देखो रेट ऑफ कूलिंग आती आई तो 2:1। अरे बच्चों हीट ये 4 गुना दे रहा है। बच्चों हीट लॉस का रेशियो 1:4 आया। हीट ये 4 गुना दे रहा है लेकिन टेम्परेचर इसका डबल रेट से कूल कर रहा है। डी थीटा बाई डी टी इसका डबल है, इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकंड है तो इसका 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकंड से कम हो रहा है। हेलो उसका 1 डिग्री घटता है, इसका 2 डिग्री घट जाता है। गजब बात है। तो जो कम हीट दे रहा है उसका ज्यादा जल्दी जेब खाली हो रही है क्योंकि वहां बच्चे बहुत कम थे पहले रूम में। हेलो Yes, sir. चलो कल इस पर न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे बच्चों। कल अपन देखेंगे एक्सपोनेंशियल और एवरेज मेथड कूलिंग के। उसके बाद अपन विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ और किरचॉफ लॉ की बातें और करेंगे, एमिसिविटी एब्जॉर्प्शन पावर उनकी। ओके बच्चों बाय बाय।